सारण गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। मैं सुलेमान सर। आज हम लोग फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों का 2025 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सॉल्व किए भी होंगे और जिन लोगों को भी कुछ कुछ जो डाउट्स होगा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे बायोलॉजी सेक्शन के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग मॉडल को सेट किए, मॉडल को हम लोग सॉल्व किए थे। मॉडल में आप लोग सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में हम लोग बात किए थे, ऑब्जेक्टिव। इसके बाद उसमें 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये है 2025 का क्वेश्चन पूछा हुआ। देखो बच्चों, पीछे का जो पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है ना, उससे बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन बैंक लेकर उसमें से 10 साल का जो सॉल्व जो क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ जो क्वेश्चन है, 10 साल का मिल जाता है क्वेश्चन बैंक में। तो उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कि चलिए ये सवाल तो पूछा ही, तो हमसे बन ही जा रहा है वो। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 51 से लेकर 80 तक होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन होगा आपका बायोलॉजी से। और इससे पहले जो क्वेश्चन है वो आपका केमिस्ट्री का है, फिर उससे पहले फिजिक्स का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है चलिए हम लोग बात करते हैं। मार्कर तो आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? पता है आप लोगों को चिपको मूवमेंट्स के बारे में तो आप पढ़े ही होंगे। आप लोग जो आवर इन्वायरमेंट जो चैप्टर है आप लोगों का, हमारा पर्यावरण, उसके अंदर आप लोगों ने बात किया होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है थोड़ा सा। अगर राजस्थान कहेगा तो फिर आप लोग टिक लगाएंगे खिजड़ी, लेकिन अगर मान लीजिए उत्तराखंड के बारे में कहेगा तो फिर आप लोगों को लगाना पड़ेगा रेनी। तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये चिपको मूवमेंट्स बच्चों क्या होता है, सबसे पहले जो हुआ था, इसके बाद सेकेंड टाइम में जो हुआ था बच्चों, वो क्या बोलते हैं, राजस्थान में, और फर्स्ट में शायद हुआ था उत्तराखंड में। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है। रेनी अगर आएगा तो याद रखिएगा लोग, ये हो जाएगा बच्चों उत्तराखंड का। किसका हो जाएगा? यूके का हो जाएगा, उत्तराखंड का हो जाएगा वो। लेकिन अगर मान लीजिए पूछता है बच्चों राजस्थान के बारे में तो खिजड़ी लगा दीजिएगा, सही आंसर। सेकेंड हम लोग बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट चेंज। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ता है? जो इन्वायरमेंट्स के बारे में आप लोगों ने बात किया होगा, आवर इन्वायरमेंट चैप्टर, देखिए वहीं से ये भी सवाल है। कह रहा है कि डू यू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द बैलेंस इन द इन्वायरमेंटल गेट्स डिस्टर्ब। अब देखिए क्या क्या डिस्टर्ब करता है। वन रोपन क्या डिस्टर्ब करेगा? क्या वन रोपन का मतलब क्या होता है? एफॉरेस्टेशन, फिर से पुनः वहां पे डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ पौधा काट के, जंगल काट के वहां से हटा दिया गया। लेकिन उससे क्या डिस्टर्ब होगा? बिल्कुल नहीं, वो तो अच्छी चीज है वो, तो उससे बच्चों कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कहता है क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? बिगड़ेगा किसके वजह से? वो तो अच्छा चीज, अच्छा के लिए है ना, तो इसीलिए बच्चों ये नहीं होगा। दूसरा करता है कि बढ़ती मानव जनसंख्या, यस, यही डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि अगर किसी भी जियोग्राफिकल रीजन्स में अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है बच्चों, जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो उन लोगों का जो डिमांड है, जो डेली लाइफ की जो जरूरत की जो चीजें हैं, वो सारा चीज बच्चों ज्यादा कंजप्शन होगा। तो वहां का जो बैलेंस होगा, जो भी कुदरत का दिया हुआ जो नेचुरल जो भी रिसोर्सेज होगा, जाहिर सी बात है उस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है बच्चों? तीसरा ऑप्शन कहता है कि अधिक हरे पौधे का उगना। ये तो अच्छी बात है, इससे डिस्टर्ब क्या होगा? ये तो हमारा इन्वायरमेंट में और पॉजिटिव चीज होगा, अच्छा चीज होगा कि हमारे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन होगा। और जब हरा पौधा ज्यादा होगा तो ऑटोट्रॉफ ज्यादा होगा, तो एनर्जी का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में ज्यादा होगा। तो ये भी अच्छा चीज के लिए है। जैव विविधता बच्चों, बायोडाइवर्सिटी, तो इसीलिए इसमें आप लोग जो आंसर लगाएंगे बच्चों, वह आंसर क्या होगा? एक्चुअल में जो आंसर होगा वह होगा आपका बढ़ती मानव जनसंख्या। ह्यूमन का पॉपुलेशन जब इंक्रीज करेगा तो बच्चों हमारे इन्वायरमेंट्स पे उसका असर पड़ेगा। ठीक है, तो संतुलन बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चलिए, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पर्यावरण को अगर आप पोल्यूशन से बचाना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो कहता है बच्चों रिसाइकलिंग ऑफ द गुड्स। जो कुछ भी सामान हो, रिसाइकलिंग। ट्रिपल आर के बारे में ये पता है ना आप लोगों को? ट्रिपल आर के बारे में पढ़ा होगा, किस तरह से हम लोग रीयूज करते हैं, रिसाइकल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो उसमें पढ़े होंगे। कहता है कि रिसाइकलिंग ऑफ गुड्स, ये तो अच्छी चीज है।
आप लोग बहुत सारी चीजों का रिसाइकल हम लोग करके उसका फिर से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर रीयूज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है ना, एक बार इस्तेमाल हो गया उसको पुनः इस्तेमाल कीजिए, रीयूज कीजिए उसका। तीसरा कहता है कि डिक्रीज इन द यूज ऑफ द आइटम्स, और चौथा होता है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का, प्रदूषण से बचाने के लिए, तो प्रदूषण से आपको बचाना है तो क्या ऐसा करेंगे कि प्रदूषण से बचेगा वो? तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करें कि रिसाइकलिंग करें। तो रिसाइकलिंग हो गया, दूसरा हो गया रीयूज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद डिक्रीज इन यूज ऑफ द आइटम्स हो गया, ऑल ऑफ दिस। तो मेरे समझ से इसमें आप लोग ऑल ऑफ दिस लगाएंगे, ऑल ऑफ दिस लगाएंगे, क्योंकि ये सब इफेक्ट करता है पोल्यूशन से बचाने का सब तरीका होता है। ठीक है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने का ये तीनों चीज आता है वो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सौर सेल में, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? विच इज यूज्ड इन द सोलर सेल्स। तो सोलर सेल्स में पता ही है आप लोगों को, जो ऑब्जेक्ट दिया होगा सिलिकॉन, कहीं ऑप्शन है? यस, सिलिकॉन आप लोग याद रखिएगा क्या होगा, तो सिलिकॉन में टिक लगाइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो कौन नहीं जानता है मीथेन गैस को, CH4 जो होता है ना, मीथेन गैस को हम लोग बायोगैस भी कह सकते हैं, गोबर गैस भी कह सकते हैं। अच्छा, एक कारण बच्चों समझो, एक्चुअल में जो होता है ना, एक बैक्टीरिया होता है, इसका नाम होता है मिथेनोजेन। क्या होता है? मिथेनोजेन। गाय का जो गोबर होता है ना, गाय भैंस का जो गोबर, डंग हम लोग उसको बोलते हैं, डंग। तो गाय भैंस के गोबर में एक्चुअल में बच्चों क्या होता है? मिथेनोजेन बैक्टीरिया होता है, और उसी की वजह से बच्चों बायोगैस बनता है, जिसको गोबर गैस बोलते हैं, उसी को दैट इज द मीथेन गैस के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग जलावन के लिए, लाइटनिंग के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो। तो क्या होगा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो याद रखिएगा लोग, क्या होगा? तो CH4, उसी को मीथेन गैस के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो जल्दी बता दूं मैं आप लोगों को। मनुष्य के दांत का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? जाहिर सी बात है बच्चों, इनामेल। मैं क्लास में बताया था आप लोगों को कि इनामेल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ए बॉडी। तो आपका जो टीथ का जो अपर सरफेस होता है आपके दांत का, तो उसका क्या होता है बच्चों? तो याद रखिएगा इनामेल। विच वन? कहीं दिया है मनुष्य के दांत की सबसे ऊंची परत क्या होता है? तो यहाँ पे दिया है बच्चों इनामेल। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन टीथ इज इनामेल। याद रखिएगा दिस विच इज, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर का सबसे कठोर भाग होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। अजीब हाल है, कैसा कैसा इतना इजी सवाल किया है। आप लोग तो यही सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग टॉप कर जाएंगे। एक्चुअल में ऐसा आसान आप लोगों को इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आप लोग सही से पढ़ाई किए हैं। जाहिर सी बात है, जठर ग्रंथि क्या होता है? इसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। तो कहाँ होता है? तो स्टोमक के इनर लाइनिंग में होता है, स्टोमक में होता है। तो कहीं ऑप्शन है क्या अमाशय? यस है यहाँ पे। तो जठर ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पे? तो अमाशय में पाई जाती है। ओके, इसी को हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। अमाशय हो गया, कहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड आर फाउंड इन द स्टोमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? वसा मतलब फैट्स के बारे में बात हो रही है। तो आपको तो पता है ना कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी तरह का अलग अलग तरह का जो एंजाइम से निकलता है, एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, इसके बाद लाइपेज है जो लिपिड्स को करेगा, पेप्सिन है तो प्रोटीन को करेगा, ट्रैप्सिन है वो भी प्रोटीन को करेगा। तो देखिए, तो वसा के बारे में बात हो रही है, तो लिपिड्स के बारे में, तो कहीं लाइपेज दिया है क्या? तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो याद रखिएगा माल्टोज नहीं होगा, क्योंकि माल्टेज जो होता है ना, यह एंजाइम्स, यह माल्टोज को डाइजेस्ट करने, जो कि डाइसैकेराइड्स होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट रहता है, ये भी नहीं होगा, टैलिन भी नहीं होगा, लैक्टेज भी नहीं होगा, क्योंकि लैक्टोज क्या है? ये भी कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, स्टार्च के फॉर्म में। इसलिए आंसर क्या होगा? लाइपेज हो जाएगा। किसमें होगा? तो जाहिर सी बात है लाइपेज लिपिड्स को बच्चों डाइजेस्ट करने में मदद करता है, वो हेल्प करता है वो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे कि पीत रस का रंग होता है, द कलर ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस पता ही आप लोगों को, जो बाइल जूस आपके लीवर में बनता है लेकिन स्टोर होता है गोल ब्लैडर के अंदर। तो कहता है उसका कलर क्या है? तो देखिए ऑप्शन जो येलो, ग्रीन, व्हाइट एंड नन ऑफ दिस। एक्चुअल में अगर मेरे अकॉर्डिंग कहें तो ये ऑप्शन ही गलत है। कारण ये है कि एक्चुअल में येलोइश ग्रीन होता है वो। एक्चुअल जो उसका कलर देखिए येलोइश ग्रीन, लेकिन 10th स्टैंडर्ड है तो आप लोग येलो लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे आप लोग? आप लोग के अकॉर्डिंग येलो लगा सकते हैं, लेकिन अपर क्लास में आप लोग ऊपर क्लास में जाएंगे तो येलोइश ग्रीन एक्चुअल में बच्चा होता है, दोनों का मिक्सिंग वो कलर वो दिखाई देता है वो। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन क्योंकि वैसा तो है ही नहीं है येलो स्क्रीन, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे येलो लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में श्वसन होता है, पौधों में रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो कहाँ, अब ये मत कहें कि कोई जरूरी नहीं कि कहाँ होता है, एक ही जगह होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। एंड यही वजह है कि मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि कभी भी कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन, चारों के चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद फाइनल डिसीजन लीजिए कि हाँ विच ऑप्शन विल बी राइट। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि पौधों में श्वसन होता है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट, कहां पे होता है, तना में, तो बिल्कुल तना से भी होता है रेस्पिरेशन, वहां से भी होता है। पत्ती में बिल्कुल वहां से भी होता है, जैसे में तना में लेंटिसल्स होता है बच्चों, उसके द्वारा होता है। पत्ती होता है तो स्टोमेटल ओपनिंग के द्वारा होता है, स्टोमाटा लीफ का जो सरफेस होता है। जड़ में तो बिल्कुल रूट्स हेयर होता है ना, जो उसको हम लोग पतला पतला हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो निकल आता है रूट्स के अंदर, तो जड़ के द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है। तो क्या इनमें सभी, डेफिनेटली इनमें सभी होगा, ऑल ऑफ दिस होगा, क्या होगा, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए अगर मान लीजिए शुरू में तना में हाँ लेंटिसल पढ़े थे रेस्पिरेशन होता है, टिक मार के चले आइए, हो गया, 1 नंबर गया आपका। इसीलिए ऑप्शन सब पढ़िए, खासकर जहां पे ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है दिस ऑप्शन में, या बोथ ए एंड बी, या बोथ ए एंड सी अगर दिया हुआ है, या बोथ बी एंड सी दिया हुआ है, तो डेफिनेटली उसको तो पढ़िए ही पढ़िए प्रॉपर अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चों है, ये हो गया पौधों में, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं, तो जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये दिन में जब रेस्पिरेशन, जब पौधों के अंदर रेस्पिरेशन, जब श्वसन होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो पता ही है, मैं बताया था आप लोगों को कि दिन में जो पौधों के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, और आपको पता है कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी कर रहे हैं, अभी मान लीजिए हम लोग सांस ले रहे हैं तो CO2 बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। लेकिन दिन में जब CO2 निकलता है पौधों के अंदर, तो जाहिर सी बात है ग्रीन प्लांट्स है ना, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, आप लोगों ने ये चीज देखा होगा ना कि जो, ओहो, ये रिएक्शन शायद आप लोगों को याद होगा कि बच्चों ये होता है ना H2O प्लस CO2, ये क्या होता है, क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट के प्रेजेंट में, सूरज की रोशनी के प्रेजेंट में क्या होता है, तो C6H12 और O6 बनाता है, अब प्लस H2O वाटर वेपर के फॉर्म बनाता है, प्लस ऑक्सीजन बनाता है। तो ये जो रिएक्शन होता है प्रकाश संश्लेषण, तो जाहिर सी बात है बच्चों ये CO2 है ना, तो याद रखना दिन में पौधों के अंदर जो श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसका यूज हो जाता है प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में। लेकिन वही चीज रात में उसको सोलर एनर्जी तो नहीं मिलता है, रात में तो खाना नहीं बनाता है। इसलिए याद रखना कि CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है रात में, और दिन में तो बच्चों उसको तो जरूरत ही रहता है वो, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि विच गैस इज रिलीज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स एट द नाइट, कहीं पे है CO2, डेफिनेटली बच्चों यहां पे है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल हम लोग बात करते हैं, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है, हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ द फर्मेंटेशंस। चलिए बताता हूं मैं, एक बात बताइए, आपकी किताब में कहीं पे ये चीज दिया है क्या, थोड़ा सा रिमाइंड करो तो अपने दिमाग को। रॉडी राठौर कौन सा फिल्म था जिसमें अक्षय कुमार दिमाग बैक कर रहा था, तो तुम लोग भी बैक करो, क्या कहीं पे एक चीज दिया हुआ था क्या बच्चों, ऐसे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, ये टूटता है आपके साइटोप्लाज्म में पैरविक एसिड में, ऐसा था ना, पैरविक एसिड में टूट रहा था, और उसके बाद इस तरह का बच्चों आपके किताबों में दिया होगा, एक जगह दिया होगा टूटने के बाद, एक दिया होगा यीस्ट के कंडीशंस में, एक दिया होगा बच्चों मसल सेल में, मांसपेशी में, ठीक है, मसल सेल में, और एक जगह दिया होगा बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज का जो स्प्लिटिंग होता है बच्चों, इसमें कार्बन की संख्या जो 6 ये होता है ना, C6H12O6 होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसमें 3 कार्बन, ये टूटने के बाद यीस्ट में आप लोग देख रहे थे ना क्या बन रहा था, तो शायद याद होगा इथाइल एल्कोहल, क्या बन रहा था, इथेनॉल, याद है। तो यहाँ पे क्या बन रहा था, इथेनॉल बन रहा था, अब प्लस क्या बन रहा था, ATP। लेकिन कितना ATP, तो ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अगर मैं बात करूंगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तब आप लोग कहेंगे नहीं सर माइटोकॉन्ड्रिया में तो सबसे ज्यादा बनता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 38 मॉलिक्यूल ATP बनता है, 38 एनर्जी बच्चों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है वो, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। हाँ चलिए अब 2 के बारे में डिस्कस कर ही लिए, तो मसल सेल में तो पता ही है आप लोगों को, यही ना मसल सेल है जिसके अंदर बिना ऑक्सीजन का भी बच्चों एनर्जी बनता है। वैसे तो यहाँ भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है,
यीस्ट में और मसल सेल में बिना ऑक्सीजन का एनर्जी बनता है, इसीलिए तो कम बन रहा है ना, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बन रहा है। लेकिन इसमें बच्चों बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और वही लैक्टिक एसिड जो आपके बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जमा होता, एकत्रित होता है, जिसकी वजह से आपको पेन फील होता है, आपको दर्द फील होता है कोई भी काम वगैरह फिजिकल एक्टिविटीज करने के बाद। वो टायर्डनेस क्यों होता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द लैक्टिक एसिड इन योर मसल सेल्स। ओके, तो चलिए ये बातें भी हो गई। तो क्या आप लोग टिक लगाएंगे? क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्मेंटेशन? तो डेफिनेटली बच्चों क्या होगा? तो 2 होगा। ओके, चलिए आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है कि सामान्य डायस्टोलिक रक्त दाब क्या होता है? मजाक किया है, पता है ये मुझसे पहले तो आप ही लोग टिक लगा दिए, मैं क्या बताऊं, लेकिन चलिए मैं बता देता हूं। सबको मालूम है कि हमारे शरीर के अंदर जो बीपी होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर। तो एक बात बताइए, बीपी इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ST/DP। मतलब क्या हुआ? बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, SP का मतलब होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और डीपी का मतलब है डायस्टोलिक प्रेशर। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे ये ब्लड का जो दबाव जो होता है बच्चों, जो रक्तचाप होता है, ऊपर वाले क्या होता है, कहीं देखा होगा आप लोग किताब में, देखा 120, अब बाई नीचे वाला कितना होता है? तो कहीं कहीं पे 80 या कहीं कहीं पे 90 लिखा रहता है। एक्चुअल में स्टैंडर्ड अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखता है। 120/80 भी लिख सकते हैं, या 120/90 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 90 से कम, 80 से अगर कम हो रहा है मतलब आपका ब्लड प्रेशर लो है, या ऊपर वाला भी अगर 120 से अगर कम हो रहा है बच्चों तो लो है। लेकिन अगर 120 से ऊपर चला गया तो आप लोग कहते हैं ना कि हाइपरटेंशन उसको हो गया है। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? 2 टर्म्स याद रखना, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर किसी के बढ़ गया तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन, और हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर। कोई सुस्त हो गया, उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं मिलेगा, चक्कर से आने लगेगा, मतलब उसका ब्लड प्रेशर लो है। और उसको बेचैनी, पसीना होने लगेगा, एकदम मार देंगे, चिढ़ देंगे, फाड़ देंगे, झगड़ा फसाद में होता है ना, पसीना एकदम बहुत एनर्जी मिलने लगता है, तो एक्चुअल में वो उसके पीछे कारण है, आपके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स वगैरह रिलीज होता है उस वक्त। तो याद रखना। तो कौन सा प्रेशर पूछता है? तो नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है 90 या 80 कहीं ऑप्शन है, 80 है तो 80 मार दीजिए। अगर 90 दिया रहता, लेकिन दोनों कभी नहीं दे सकता, 80 और 90 दोनों नहीं दे सकता, या तो 80 देगा या तो फिर 90 देगा वो। और बाकी 120 की जगह बच्चों सिस्टोलिक प्रेशर कहीं कहीं पे 110 भी कहता है, 1110 भी करता है, वो लिखता है वो, ठीक है। तो चलिए ये बातें भी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है? इन विच ऑर्गन डज द ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट? एक बात बताइए, अभी तो हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर होता है ना इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो कहां से? तो स्टोमेटल ओपनिंग के द्वारा। जो स्टोमाटा जो होता है, रंध्र जो होता है बच्चों, उसका जो ओपनिंग होता है उसके द्वारा। तो कहां रहता है स्टोमाटा? तो कहता है कि इन विच ऑर्गन डज ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस? कहता है कि इन स्टेम, इन द लीफ, इन फ्लावर, ऑल ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर कहां होगा? स्टोमाटा जहां पे होगा वहीं पे ट्रांसपायरेशन होगा। तो कहां होगा? तो यहां पे लीफ होगा। लेकिन फिर यहां पे मैं आप लोगों को एक चीज कंफ्यूजन दूर कर दूं। आपके अकॉर्डिंग, क्लास 10 के अकॉर्डिंग हम लोग लीफ ही सही मारेंगे, लेकिन क्या अगर मैं कहूं कि क्या स्टोमाटा क्या स्टेम में नहीं होता है? बच्चों जितने भी सारे क्रीपर्स जो प्लांट होते हैं, जो इसमें नेनुआ हो गया, कद्दू हो गया, क्या क्या सब होता है ना, हरा सब्जी वगैरह, तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट याद रखिएगा। अगर ग्रीन कलर का कोई अगर स्टेम है तो उसके अंदर भी क्लोरोफिल है, उसके अंदर भी बच्चों स्टोमाटा होगा, वो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, इसीलिए वहां भी होगा। लेकिन क्योंकि उतना डीपली आप लोगों किताबों में नहीं दिया होगा, तो आप लोग कौन सा टिक लगाएंगे? तो जाहिर सी बात है बच्चों, आप लोग टिक लगाएंगे लीफ को, आप लोग टिक लगाएंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अस्थि क्या है? आपके बॉडी का कहता है कि व्हाट इज बोन? बोन क्या है? तो जाहिर सी बात है तो टिश्यू है। क्या है? अरे कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन कैसे पूछ दिया है यहाँ पे? ये तो 9th क्लास में पढ़ना है आप लोगों को, पता है ना। जैसे मैं टिश्यू में आप लोगों को पढ़ा होगा, मेरिस्टेमेटिक, इसमें क्या बोलते हैं, 4 तरह का टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और
एक और नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर ब्लड और लिम्फ आता है। इसका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर आप लोगों का बोन्स एंड कार्टिलेज आता है। एक और था डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर टेंडन और लिगामेंट्स था। तो याद रखिए क्या होता है वो, एक्चुअल में उत्तक होता है वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पादप में अवशिष्ट संचित रहते हैं, कारण कि प्लांट वेस्ट आर स्टोर्ड इन। अच्छा, पौधों के अंदर जो वेस्टेज होता है वो स्टोर कहां पे होता है स्टोर। अब फिर यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है। आप लोग देखेंगे कि बार्क भी होता है, फिर देखेंगे लिप्स, बिल्कुल लिप्स के अंदर जो वेस्टेज होता है स्टोर होता है, तभी तो ये लोइस कलर का होकर वो फॉल डाउन गिर जाता है वो पौधा में। तीसरा कहेंगे सेलर वैक्यूल, अरे सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होता है जो 90% जगह वही ऑक्यूपाई करके रखता है, इसमें भी होता है। तो डेफिनेटली ऑल ऑफ दिस ऑप्शन होगा ही होगा, ऑल ऑफ दिस। तो इसीलिए जहां कहीं भी ऑल ऑफ दिस का अगर ऑप्शन आए तो आप लोग सारे के सारे ऑप्शंस पढ़िए, ठीक है। तो इसलिए बच्चों याद रखिएगा लीव्स भी होगा, बार्क भी होगा और सेलुलर वैक्यूल्स भी होगा। हालांकि ये एक्चुअल जो होगा वो सेलुलर वैक्यूल्स आप लोगों के 9th क्लास की किताब में भी दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। अभी तो कुछ दिन पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, मैं बताया था क्या होगा, जो मिलियंस की संख्या में होता है। मैं क्या बताया था कि किडनी के अंदर आप लोग का एक फंक्शनल यूनिट होता है। एक्चुअल में यूरिन का फॉर्मेशन, जो पेशाब का बनना हमारे शरीर में होता है, वो किसके द्वारा होता है, वो नेफ्रॉन के द्वारा होता है। मैं ये भी बताया था कि नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो क्या होगा, कहीं ऑप्शन है क्या नेफ्रॉन? बिल्कुल है, यहां पे है, तो टिक लगा दीजिए नेफ्रॉन। यूरेटर कभी नहीं होगा, क्योंकि पता है ना यूरेटर क्या करता है, तो किडनी से यूरिन जो बनता है बस सिर्फ यूरिनरी ब्लडर के अंदर लेकर सिर्फ चला आता है। मैं ये ऑप्शन आप ये चीज मैं बताया था ना इस तरीके से, जो आप लोगों ने देखा था इस तरीके से कि मान लीजिए बच्चों इस तरीके से ये हो गया, इस तरीके से मैं आप बताया था ना। तो ये तो खैर आप लोगों का किडनी हो गया, समझ में आया, ठीक है सर ये किडनी है, ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, यही ना यूरेटर है। तो कभी नहीं होगा यूरेटर। यूरेटर क्या होगा, पहला यूरेटर क्या होगा, यूरेटर बस यूरिन जो बनेगा इसके अंदर बच्चों वही यूरिन बस यूरिनरी ब्लडर के अंदर, पेशाब की थैली के अंदर, इसके अंदर लेकर आएगा। ग्लोमेरुलस कभी नहीं, क्योंकि ग्लोमेरुलस किसका पार्ट है, ग्लोमेरुलस एक्चुअल में बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो मैं बताया था नेफ्रॉन का पार्ट है, वो नेफ्रॉन का पार्ट है ग्लोमेरुलस। बोमेन्स कैप्सूल क्या है, तो वो भी उसका पार्ट है, जाहिर सी बात है। मैं एक ये फिगर बताया था, याद है आप लोगों को, कि इस तरीके से आप लोगों अगर किताब में इस तरीके का फिगर रफली डायग्राम आप लोग बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे जिग जैग ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे यू लाइएगा इस तरीके से, फिर यहाँ पे जिग जैग ऐसे कर दीजिएगा, दिस वन ऐसे 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 करके, फिर इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, ठीक है। ये दिस वन, यही ना मैं बताया था। और इसी के अंदर दिस इज द ग्लोमेरुलस, ये क्या हो गया, यही ग्लोमेरुलस है। ये बोमेन्स कैप्सूल हो गया, ये अंदर ग्लोमेरुलस हो गया, ये पीसीटी हो गया, ये लूप ऑफ हेनलेस हो गया, या डीसीटी हो गया, या कलेक्टिंग डक्ट हो गया। याद रखिएगा नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ओके। तो चलिए ये भी बात हो गई, तो क्या नेफ्रॉन टिक लगा देंगे आप लोग। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेफ्रॉन जो होगा, नेफ्रॉन में और न्यूरॉन में थोड़ा डिफरेंस है। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, इस यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए नेफ्रॉन देगा, बगल में न्यूरॉन दे देगा, या नेफ्रॉन से पहले ही वाला ऑप्शन में न्यूरॉन दे देगा। बहुत सारे बच्चे न्यूरॉन मार के चले आएंगे। न्यूरॉन क्या पढ़े होंगे ना आप लोग, न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हम लोग शरीर के अंदर भी न्यूरॉन होता है बच्चों, जिसको नर्व सेल बोलते हैं, तो हमारे नर्वस सिस्टम का वो फंक्शनल यूनिट है वो। लेकिन नेफ्रॉन तो वो किडनी का फंक्शनल यूनिट है वो, ओके। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये हो गया, अब कहता है बच्चों कि द मेन सेंटर ऑफ द मेमोरी, यस ब्रेन के पता है आपको, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन पढ़े होंगे। फॉर ब्रेन में आप लोगों ने सेरिब्रम विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, या रूफ ऑफ द ब्रेन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो जो सेरिब्रम होगा बच्चों, जाहिर सी बात है क्या कहता है, मेन सेंटर मेमोरी, आपका याददाश्त का सेंटर कहाँ होता है, तो जाहिर सी बात है सेरिब्रम में होता है। कहीं ऑप्शन है क्या, तो डेफिनेटली है बच्चों, यहाँ पे मार दीजिए टिक, क्या होगा सेरिब्रम। अब ये सभी पार्ट है, डायनसेफ्लॉन होता है, फोरेनसेफ्लॉन, रुम्बनसेफ्लॉन, सेरिब्रम, एपेंडिक्स और ऑप्टिक लोब, ये सभी ब्रेन का ही पार्ट है। लेकिन मेमोरी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ब्रेन के अंदर बच्चों होता है, इस सेरिब्रम में होता है। लेकिन याद रखिएगा सेरिब्रम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, हियरिंग सेंटर, लर्निंग सेंटर, थिंकिंग सेंटर। अक्सर आप लोग देखिए कोई बहुत डीपली कोई बातों पे अगर सोच लेंगे तो सर में दर्द होगा, सर हैवीनेस हो जाएगा, सर भारी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मेमोरी सेंटर कहाँ होता है, सेरिब्रम में होता है। चलिए अगला सवाल क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाउनवर्ड्स ग्रोथ ऑफ द रूट्स इज कॉल्ड, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। पता है क्वेश्चन कहाँ का है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय में आप लोगों ने ट्रॉपिस के बारे में याद है? ट्रॉपिस के बारे में आप लोगों को पता था कि पौधों के अंदर जो अलग अलग पौधा जो सेंस करता है बच्चों, याद है? सनफ्लावर, सूर्यमुखी का जो फूल होता है बच्चों, वो सूरज के साथ क्यों बेंड करता है, क्यों घूमता है वो? क्योंकि वो लाइट को अपने तरफ, लाइट को बच्चों क्या करता है, वो सेंस कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द फोटोट्रॉपिज्म। आप लोग देखते होंगे बच्चों बहुत सारी चीजें हैं, जैसे में जड़ है, तो जड़ जाहिर सी बात है वो जमीन के नीचे क्यों जाता है? क्योंकि वो ग्रेविटेशन को फॉलो करता है, सेंस करता है। तो जियोट्रॉपिज्म। ऐसे ही आप लोगों ने देख रहा था कि एक होता है बच्चों पोलन ट्यूब जो बन रहा था फ्लावर के स्टिग्मा के सरफेस पर, पोलन ट्यूब बनेगा पोलन के जनरेशन के बाद, तो क्या होता है? तो वो केमोट्रॉपिज्म को फॉलो करता है। ऐसे ही बच्चों अगर पानी की तरफ वो सेंस कर रहा है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो मैं बताया था ना 5 चीज, फोटोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म एंड पांचवा फोटो जियो, हाँ यस जियोट्रॉपिज्म छूट रहा था। तो जो जिसके तरफ सेंस करता है बच्चों पौधा, उसी को बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? द डाउनवर्ड्स ग्रोथ ऑफ द रूट्स इज कॉल्ड। सिंपल। एक बात बताइए, चलिए मैं फिगर के माध्यम से मैं बताता हूं। सपोज करो बच्चों ये क्या यार, आप लोगों को याद आ जाएगा मेरा क्लास जो मैं लेक्चर दिया था इस पे। एक बात बताइए, ये मान लो कोई गमला हो गया, ये गमला हो गया आपका, इस गमला के अंदर कोई प्लांट्स है। इस गमले में बच्चों क्या हो गया? ये हो गया आपका, ये हो गया, ये इसका रूट वगैरह हो गया, प्लांट हो गया। प्लांट्स के अंदर बच्चों क्या हो गया? इस तरीके से इसका ये इसके ब्रांचेस, इसके फ्लावर हो गए। इसमें क्या है बच्चों? ये मान लीजिए इसका लीफ वगैरह हो गया, ठीक है, इस तरीके से सपोज करो। तो आपको मालूम है ना कि इस पौधा में क्या है? उसका रूट इधर है, जाहिर सी बात है रूट इसका इधर है और पौधा इस है। लेकिन मैं क्या करूं, इस गमले को पैर से मारकर मैं गिरा दूं। तो अगर इस गमले को सपोज करो बच्चों कि गमले को अगर हम लोग गमले को हम लोग क्या किए बच्चों, यहां पे देखो, इसको मैं यहां पे एक फिगर बना दे रहा हूं। इस गमला को लेकर मैं गिरा दिया, इसको, इस गमले को मैं गिरा दिया। तो गिराने के बाद जाहिर सी बात है जो पौधा था, तो पौधा तो जाहिर सी बात है बच्चों क्या होगा? वो पौधा आप लोग देखेंगे सर कि वो पौधा जो होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये इसका शूट सिस्टम हो गया, ये इसका ये रूट हो गया इस तरीके से इसमें। तो गिराने के बाद तो ये होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ घंटों के बाद क्या होगा? धीरे धीरे कि जो उसका रूट जो होगा बच्चों, जो इधर की तरफ है वो नीचे की तरफ बेंड कर जाएगा, वो सब क्या होगा? और जो शूट सिस्टम जो इधर के जब जा रहा था तो वो ऊपर की तरफ बेंड कर जाएगा, सब क्या करेगा? ऊपर की तरफ बेंड कर जाएगा। ये मैं प्रैक्टिकली में याद होगा आप लोगों को, मैं पौधा लेकर आया था, एक आम का पौधा मैं लेकर आया था और मैं इस तरीके से करके उसको रूट को, जियोट्रॉपिज्म को मैं दिखाया था, फिर फोटोट्रॉपिज्म को मैं टेढ़ा करके उसको दिखाया था। वो शायद याद होगा, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें याद रखिएगा लोग 5 चीजें। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? रूट, जड़ के बारे में। तो पौधे का जड़ जमीन के नीचे ही क्यों जाता है बार बार? तब क्योंकि वो जियोट्रॉपिज्म को फॉलो करता है। तो देखिए तो कहीं ऑप्शन है क्या? द डाउनवर्ड्स ग्रोथ ऑफ द रूट्स इज कॉल्ड द, यहाँ पे है जियोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म किसका एग्जांपल है? तो पोलन ट्यूब, याद रखिएगा परागनाली का फॉर्मेशंस क्या है। हाइड्रोट्रॉपिज्म पानी को सेंस करने का है। फोटोट्रॉपिज्म लाइट को सेंस करने का है। वो क्लियर? चलिए आगे आते हैं हम लोग। मुझे उम्मीद है कि मजा आ रहा होगा आप लोगों को, है ना? इसलिए कि समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है, और आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं इसलिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एस्ट्रोजन स्रावित होता है, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये सबको पता होगा। एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन। मादा का, जो मैं बताया था ना कि मादा के अंदर जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, 2 तरह का जो सेक्स हार्मोन निकलता है। अरे इसी हार्मोन के निकलने के बाद जो मैं बताया था ना आप लोगों को, फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होता है, या उसके अंदर मेंस्ट्रुएशंस का आना है, उसके बॉडी के अंदर चेंजेस बहुत सारा होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट वगैरह है, वो सारी चीजों के बारे में जो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो क्यों? ड्यू टू दिस हार्मोन। ठीक है। कहां से निकलता है? तो याद रखना ओवरी से निकलता है। कहां से? ओवरी से। तो कहता है एस्ट्रोजन स्रावित होता है वृषण द्वारा। अरे वृषण तो मेल का पार्ट है, टेस्टिस, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा थायराइड, अरे थायराइड ग्लैंड तो यहाँ पे गर्दन के पास होता है, बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा क्या है? अंडाशय द्वारा। हो गया ऑप्शन, ओवरी के द्वारा निकलता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? लैंगर्स क्या है? ये इसलिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों? अंडाशय से निकलता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों बच्चों हार्मोन्स। ठीक है। अगर यहीं पे बात करते तो क्वेश्चन कहता कि टेस्टोस्टेरोन कहां से निकलता है, तब आप टेस्टिस लिख सकते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है वो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन।
हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, स्वपरागन निम्न में से किस पौधे में होता है? स्वपरागन समझिए क्या कहता है, परागन तो समझ में आ रहा है ना। एक चीज याद है आप लोगों को कि मैं इस तरीके से मैं फिगर बनाया था कि मान लीजिए स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और इसके बाद बच्चों इस तरीके का ये ओवरी होता है। और इसमें ये भी आप लोगों को याद होगा, मैं बताया था कि नीचे में बच्चों क्या होता है, इस तरीके से ये इसका थैलमस होता है। थैलमस के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग इस तरीके से बच्चों क्या निकालेंगे, कहेंगे सर ये मादा जनन अंग है पौधे का और ये नर जनन अंग है। ठीक है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बच्चों शायद आप लोगों को याद होगा कि येलोइश कलर का या अलग अलग कलर का डस्ट जैसा गर्दा जैसा निकलता है, इसमें से निकल के बच्चों वो हवा के माध्यम से अलग अलग माध्यम से बच्चों इसमें जाता है। दैट इज कॉल्ड द पॉलिनेशन, परागन। याद है कि जब पराग कोश से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र के सरफेस पर जाता है, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पॉलिनेशन। लेकिन फिर आप लोग देख रहे थे कि स्वपरागन परपरागन क्या है, मतलब व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम, बिना कोई मीडियम का अगर इस पर से इस पे चला जाए तो उसको स्वपरागन। लेकिन परपरागन क्या होता है बच्चों, तो परपरागन होता है कि पराग कोश से पराग कण जब निकलता है और वर्तिकाग्र पर जाता है किसी माध्यम से, चाहे वो पानी लेकर जाए, वो इंसेक्ट लेकर, चाहे वो बैट लेकर जाए, बैट मतलब वो क्या बोलते हैं चमगादड़, या कोई बर्ड्स लेकर जाए, हवा के माध्यम से जाए, तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, दिमाग लगाओ ना, स्वपरागन किस में होगा? अरे उस फूल में होगा ना कि जिस फूल के अंदर नर और मादा जनन अंग दोनों एक ही फूल में हो। ये कंडीशंस है। तो क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ऐसे फ्लावर होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। जैसे मैं एक बात बताऊं, पपीता का फूल वो या तो मेले होगा ना तो फीमेले होगा। ठीक है, तो एक ऐसा फ्लावर जो बाइसेक्सुअल हो, दोनों सेक्स रखता हो, मेल भी हो और फीमेल भी हो, मतलब नर जनन अंग और मादा जनन अंग अगर दोनों प्रेजेंट है जिस फ्लावर के अंदर बच्चों, उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। जैसे में ले लीजिए मटर का पौधा ले लीजिए, मटर का जो फूल होता है छेमी का, उसमें क्या होता है, जब भी होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अरे मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो अपने से जबरदस्ती कराया था क्रॉस पॉलिनेशंस। ठीक है, तो याद रखिएगा कहीं पे है बाइसेक्सुअल, बिल्कुल है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये बाइसेक्सुअल हो गया बच्चों। क्लियर? तो यहां पे समझ गया। एक और बात याद रखिएगा, जहां कहीं भी एक लिंगी के बारे में बात होगी, यूनिसेक्सुअल के बारे में बात होगा, आंख बंद करके कान बंद करके सीधे बोलेगा उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होगा, परपरागन होगा, क्योंकि उसमें कोई ना कोई मीडियम ही लेकर जाएगा एक से दूसरे पर वो। ठीक है, चलिए अगला सवाल, बस खत्म ही होने वाला है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी के कंडीशंस में क्वेश्चन कहता है कि जब प्रेगनेंसी में कोई भी फीमेल या कोई भी जानवर जाता है तो कह रहा है कि कौन से भाग में इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो एक बात बताइए, क्या मैं नहीं बताया था आप लोगों को कि यूट्रस के अंदर 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। तो जाहिर सी बात है जो यूट्रस का जो अंदर का जो लेयर होता है इंडोमेट्रियम, उसी के साथ जाकर ना फर्टिलाइजेशन के बाद इम्ब्रियो जाकर उसका साथ अटैचमेंट होता है, प्रतिरूपण होता है, इसके बाद बच्चों प्रेगनेंसी कंफर्मेशन होता है, फिर वहां पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो इंडोमेट्रियम होता है। कहां पे? इंडोमेट्रियम। अब आप कहेंगे सर मायोमेट्रियम क्या कर रहा है वहां पे? तो मायोमेट्रियम के बारे में बताया था कि जब बेबी का जब डिलीवरी होता है तो मायोमेट्रियम ही बच्चों कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है। कहां से? मां के पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो मैं बताया था ऑक्सीटोसिन हार्मोन, रिपीटेड सिक्रीशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग द डिलीवरी। और एक सवाल भी आता है कि औरत के डिलीवरी के वक्त डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन लगाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन। ये नीट का क्वेश्चन है, ये AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो कहता है कि इन विच पार्ट ऑफ द यूट्रस डज द एम्ब्रियो डेवलप? कहां पे? तो इंडोमेट्रियम में। कौन सा? इंडोमेट्रियम। लेयर याद रखिए, पेरीमेट्रियम बाहरी लेयर, मायोमेट्रियम सबसे थिक मोटा होता है, इंडोमेट्रियम सबसे अंदर का लेयर। और यहाँ पे एक और चीज जान लीजिए इंडोमेट्रियम के बारे में, बताया था आप लोगों को कि हर एक 28 डेज पे 28 दिन पे फीमेल्स के अंदर किसी भी गर्ल्स में या औरतों में जो मेंस्ट्रुएशन होता है बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यही इंडोमेट्रियम रेप्चर करता है बच्चों। और कुदरत ने क्या सिस्टम बनाया है कि ये इंडोमेट्रियम बार बार रेप्चर करता है और बार बार बच्चों फिर से वो रिपेयर भी होता है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा है, ऊपर क्लास आप लोग जाएंगे टूर में बात करेंगे कि बहुत सारे औरतें प्रेगनेंसी के बाद एक बेबी हुआ उसके बाद नहीं हो रहा है, या फिर बेबी हो ही नहीं रहा है, उसको प्रेगनेंसी को कैरी ही नहीं कर रही है, इलाज चल रहा है उसके हस्बैंड का, उसमें कोई फॉल्ट है, और एक्चुअल में ये चिकना हो जाता है प्लेन। क्यों? मेंस्ट्रुएशन के बाद रेप्चर करने के बाद कभी कभी सही से रिपेयर नहीं होता है, तो उस कारण से बच्चों प्रेगनेंसी
इम्प्लांटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स फाउंड ओनली इन द मेल जेनिटल, वो कौन सा अंग सिर्फ मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं? तो सुनिए क्या कहता है, लेबिया माइनोरा, बिल्कुल नहीं। लेबिया माइनोरा क्या है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके बाद आप लोग बात करेंगे मैच्योर फॉलिकल्स फीमेल्स में होता है, फैलोपियन ट्यूब फीमेल्स में होता है। वास डिफरेंस याद आया? वास डिफरेंस कौन सा होता है? इस टेस्टिस में, टेस्टिस के पीछे तो एक इपिडिडाइमिस होता है जहां पे स्पर्म स्टोर होता है। लेकिन बच्चों वहां से क्या होता है, स्पर्म स्टोरेज के बाद याद होगा आप लोगों ने बताया था कि जब इपिडाइमिस से स्पर्म जब चलता है तो वास डिफरेंस में ही जाता है, जिसको हम लोग स्पर्म डक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस बात को याद रखिएगा, कहीं कहीं पे कंफ्यूज करने के लिए वास डिफरेंस को लिख देता है बच्चों स्पर्म डक्ट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है लेबिया माइनोरा क्या होता है, ये तो वेजाइनल ओपनिंग जो होता है फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, कोपुलेटरी ऑर्गन, तो वेजाइना को ढकने का काम करता है, उसके एक लेयर होता है बच्चों, ठीक है। लेबिया माइनोरा कभी नहीं होगा। उसी के बाद एक लेबिया मेजोरा भी होता है, ठीक है। इसके बाद मैच्योर फॉलिकल्स कभी नहीं होगा, ये तो बच्चों अंडाशय की बात हो रही है। फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। अंडाशय से ओवरी से जब अंडा निकलता है तो यही ना फैलोपियन ट्यूब लेकर यूट्रस के अंदर आता है। दूसरी बात, यही ना फैलोपियन ट्यूब है बच्चों जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, शुक्राणु का और अंडाणु का जो आपस में मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है बच्चों, किसके द्वारा? जाहिर सी बात है फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है वो। तो इसलिए आंसर क्या होगा? वास डिफरेंस होगा। ये बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं? ओ तेरे, इतना क्वेश्चन आसान आसान। अनुवांशिकता के हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जाहिर सी बात है कौन नहीं जानता है? मेंडल साहब है। अरे जॉर्ज मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके जेनेटिक्स दिया था। याद रखिएगा आज दुनिया में जो कुछ भी अगर हो रहा है जेनेटिक्स के आधार पे वो मेंडल साहब का देन है। पहले तो मैं बताया था ना क्लास में कि सिर्फ कहने की, सिर्फ इस कथा कहानी लोग कहते थे कि वो उसका बेटा है, वो उसका बेटा है, इस जानवर का बच्चा ये है, ये सब कहने की बातें थी। Mendel performed the experiment and proved that the character transfer from one generation to next generation, कि माँ बाप का जो गुण होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर होता है, जो जाता है, वो मेंडल ही सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिए थे। पी प्लांट्स गार्डन जो पी प्लांट्स है मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करके बच्चों, उन्होंने याद है ना वो हाइट के बारे में, टॉनलेस ऑफ प्लांट्स के बारे में जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्या आप लोग मानेंगे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने, क्या ऑप्शन होगा? तो मेंडल साहब ने फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो मेंडल्स। ओके चलिए अगला सवाल बच्चों क्या है, बस 4 क्वेश्चन और आ गया है। हु इज द फादर, ये हो गया। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे बच्चों? याद रखिएगा ऑस्ट्रिया। अब फिर यहाँ पे कंफ्यूज करने के ऑस्ट्रिया भी दिया है, ऑस्ट्रेलिया भी दे दिया है, मार के चले आइएगा लोग। ये ऑस्ट्रेलिया अलग देश हो गया, ऑस्ट्रिया अलग जगह है बच्चों, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? याद रखिएगा ऑस्ट्रिया इसका आंसर होगा वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल्स वाज, ये तो हो गया। इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर स्थित है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है यार, ये 9th क्लास क्वेश्चन क्यों इसमें घुसाया हुआ है? ये भी क्वेश्चन आपका 9th क्लास का है, 10th क्लास के बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, 9th क्लास का है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों टॉपिक है, चैप्टर है आप लोगों का। उसके अंदर आप लोगों ने जब टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में आप लोग बात करेंगे, जिसके अंदर आपका किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। क्या याद है आप लोगों को ये बातें? सबसे ऊपर में बच्चों एक चीज होता है ना, दिस वन, सबसे ऊपर में हम लोग बात करेंगे क्या चीज के बारे में? तो किंगडम होता है। किंगडम के बाद क्या होगा? तो फाइलम या डिवीजन होता है बच्चों। इसके बाद क्या होगा? तो क्लास हो गया। क्लास के बाद क्या है भाई? तो ऑर्डर है। ऑर्डर के बाद क्या होगा? तो फैमिली है। फैमिली के बाद क्या होता है? तो जीनस है। इसके बाद क्या है बच्चों? तो स्पीशीज है। तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ दिस लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द क्लासिफिकेशन? टॉप में क्या होता है? किंगडम का ये ऑप्शन है, जगत, किंगडम यहां पे है ना, जगत, हिंदी में बोलते हैं उसको जगत, फाइलम को बोलते हैं संघ, ठीक है, क्लास का वर्ग। तो समझ गए आप लोग, किंगडम यही ऑर्डर होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, करेक्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ द माइक्रो कंज्यूमर। कंज्यूमर की बात हो रही है, कंज्यूम करने वाला, खाना बनाने वाला नहीं। खाना बनाने वाला होगा तो प्रोड्यूसर्स कहलाएगा। मैं बताया था ना, एक चैप्टर था बच्चों आप लोगों का इकोसिस्टम के बारे में, जब बात कर रहे थे आवर एनवायरनमेंट चैप्टर में, तो इकोसिस्टम में आप लोग फूड चेन के बारे में बात कर रहे थे ना, जिसमें आप लोग देख रहे थे ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, तो ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाता है। तो ये क्या एक तरह का फूड चेन था बच्चों, वो आहार श्रृंखला था वो। तो याद होगा कि उसके अंदर हम लोग अलग अलग में सबका एक पर्टिकुलर नाम था, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी था ना, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो क्वेश्चन सवाल को पहले समझिए, एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंज्यूमर, मतलब एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वो माइक्रो से वर्ड दोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, जो कि आप सिर्फ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यू कैन सी, माइक्रोस्कोप से आपको देखना पड़ेगा उसको। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो और इसके बाद बच्चों क्या है वो कंज्यूमर्स भी हो, तो पहला क्या कह रहा है, बैक्टीरिया। तो याद रखना बच्चों, बैक्टीरिया में दो होता है, एक केमो ऑटोट्रॉप्स भी होता है बच्चों, जो खाना खुद से बना भी लेता है अपना, केमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और कुछ ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया है जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं बच्चों, तो ये भी ऑप्शन में रखना पड़ेगा आपको। बैक्टीरिया भी हो सकता है। दूसरा फंगस, फंगस बिल्कुल होगा कि बहुत सारे फंगस जो होता है बच्चों यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, वो अपना से खाना तो कभी नहीं बना सकते, वो हमेशा जब भी होगा तो फंगस जो होता है, जो कवक जिसको बोलते हैं, वो हमेशा क्या होता है, परपोषी होता है, हमेशा हेटरोट्रॉप्स होता है, जो कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों होता है, सारे गले हुए चूस लेता है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। तीसरा अलगी, कभी नहीं होगा भाई, ये उपभोक्ता थोड़े, तो क्या बोलते हैं उसको, अरे प्रोड्यूसर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पादक, क्या बोलते हैं उसको, उत्पादक। ये तो ऑटोट्रॉफ से अलगी, प्रोड्यूसर्स है, इसलिए ये नहीं होगा। तो ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। आ गई बात, बोथ ए एंड बी होगा इसका, क्योंकि जाहिर सी बात है बोथ एंड बी इसलिए होगा कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो होता है क्या होता है, हमेशा हम लोग माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा इसको, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन क्या है, कंज्यूमर दूसरे से खाना लेता है, वो खुद से बनाने की एबिलिटी इसके अंदर नहीं होती है। फंगस होता है बच्चों, फंगस, मैं इसलिए बता रहा हूं ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। अगर कोई ये कह दे कि नहीं सुलेमान सर गलत पढ़ा रहे हैं, कि इसका एक्चुअल आंसर फंगस होगा, एक्चुअल आंसर क्या होगा, फंगस होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस पे अगर ऐसा होगा एग्जाम में कोई गलत काट दिया तो चैलेंज करने के लिए मैं तैयार हूं, ठीक है, मैं हूं आप लोगों के पीछे खड़ा। तो इसीलिए आप लोग बोथ ए एंड बी मार्क के आइएगा अगर ये सवाल दे दिया तो, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, दोनों ऑप्शन होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगला नहीं है, मुझे लगता है सबसे लास्ट, यस, नहीं कहाँ गया, ये तो हो गया, कौन सा क्वेश्चन था यार, माइक्रो कंज्यूमर तो हो गया, माइक्रो कंज्यूमर, अच्छा हाँ यस, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, एक मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, मांसाहारी जीवों का क्वेश्चन बड़ा मजेदार है बाबू, सुनिए, मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है, फिर फूड चेन से क्वेश्चन है, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी। तो कहता है यहाँ पे, पहले मैं बना दूं कौन सा मांसाहारी, क्योंकि यहां पे हम लोग बात करेंगे, सपोज करो दो मैं इकोसिस्टम बना रहा हूं, एक हो गया सपोज कि हम लोग यहां पे बात करेंगे, सपोज करो ग्रास, क्या हो गया बच्चों, ये ग्रास हो गया, ग्रास को कौन खाएगा, तो जाहिर सी बात है ग्रास हॉपर खाएगा, टिड्डा। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, तो आप लोग कहेंगे फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, तो भाई स्नेक खाएगा, सांप खाएगा, सांप को कौन खाएगा, तो ईगल खाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझिए क्या कहता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, कहां गया लाइट ऑफ, कार्निवोरस एनिमल्स आर कॉल्ड, तो देखिए तो ग्रास प्रोड्यूसर्स होगा, ये क्या होगा बच्चों, तो याद रखिएगा ये हार्बीवोरस कहलाता है, क्या कहलाता है, ये हार्बीवोरस। हार्बीवोरस क्या होता है, हार्बीवोरस को खाने वाला ये प्राइमरी, तो ये हो गया बच्चों प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि ये क्या करता है, जाहिर सी बात है जानवर को, फ्लैश को, मांस को खाने वाले को हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं, तो कार्निवोरस एनिमल्स आर कॉल्ड क्या, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कभी नहीं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो यस इसका प्राइमरी कंज्यूमर्स ये हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो आंसर क्या होगा बच्चों, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच परसेंटेज ऑफ द टोटल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एट द इस ट्रॉपिक लेवल, कौन नहीं जानता है, 10%। हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कितना का ट्रांसफर होता है बच्चों, तो याद रखिएगा 10% एनर्जी का ट्रांसफरिंग होता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहा, मिलते हैं हम लोग इस बार सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ओके। अभी तो ये ऑब्जेक्टिव था ना, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी 2025 का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का होगा उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि ज्यादा आपके फ्रेंड वगैरह भी इसके फायदा उठाएं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, चलिए ऑल द बेस्ट।